हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज की नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का हमने जो लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, वो हमने देखा था कि चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी के बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आगे का लेक्चर 89 में ये लेक्चर होगा हमारा। 89 में लेक्चर में आज हम देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण किस प्रकार से गति करता है, और जब गति करता है तो कैसे करता है, और क्या क्या फॉर्मूला हम निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि देखिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस टॉपिक को मतलब देखना नहीं भूलना है, पूरा देखिए वीडियो को, तभी आपको क्लियर तरीका समझ में आएगा। तो शुरू चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब यहाँ पर देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, ये आवेशित कण जो होता है वो कई प्रकार से गति करता है। ठीक है नहीं, कई प्रकार से गति करता है, समांतर भी प्रवेश करता है, और देखिए ये लंबवत भी प्रवेश करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो केस लेने वाले हैं, जब एक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है, तब आवेशित कण की गति क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं, तो पहला हम यहाँ पर लेंगे, देखिए ये एक हेडिंग है, मेन हेडिंग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हम इसमें जो हम लेने वाले हैं, पहला लेने वाले हैं। पहला क्या है? पहले का आप हेडिंग लगा लेना कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। किस प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत मतलब समझते हो ना? जैसे आप समझ लीजिए, आप यहां से देखिए, पहले आप डायग्राम समझिए। ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र लिया है मैंने। आपको लग रहा होगा कि सर ने ये गुणा वाला निशान क्यों बनाया है। ये गुणा वाला निशान नहीं है, ये गुणा वाला निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्रॉस होता है, यहाँ क्रॉस होता है, वहां पर अंदर की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है नहीं, अब देखिए ये क्रॉस है, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है। कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लिया है। तो सभी के सभी देखिए, पहली बल रेखा जो होगी वो भी अंदर, ये दूसरी वाली भी अंदर, तो सबका सब अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला मार्का, ये अंदर की तरफ दिखा रहा है, और आवेश आपका कैसे गति कर रहा है? लंबवत, ऐसे समझिए, ऐसे। तो 90 डिग्री पे कर रहा है ना, तो ऐसे जब कोई आवेश गति करेगा, तब इस पर हम निकालेंगे कि गति करता कैसे है और किस पथ पर गति करेगा। ठीक है, और फॉर्मूला वगैरह, चाल वगैरह और त्रिज्या वगैरह फॉर्मूला हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूला इसके हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे इसका। तो स्टूडेंट, ये क्या है आपका, समझिए। तो आपको हेडिंग में लिखना है, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। आपको हेडिंग लगाना है, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तब। ठीक है नहीं, ये हेडिंग आपको लगाना है। कैसे प्रवेश कर रहा है भैया? लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो मैं यहां पर सबसे पहला केस लेता हूं लंबवत वाला, लंबवत। ठीक है नहीं, जब लंबवत कोई आवेश प्रवेश करता है तब हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है नहीं, क्लियर। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आया कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब इसमें एक आवेश को हम लंबवत प्रवेश कराएंगे। कैसे प्रवेश कराएंगे? लंबवत प्रवेश कराएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया कि एक आवेश को लिया है, ये एक हमारा आवेश है, यहाँ पर ये हमने एक आवेश ले लिया। ठीक, ये आवेशित कण की बात चलिए, तो एक आवेशित कण हमने यहाँ पर लिया है इस प्रकार से।
अब ये लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा Q प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर तुम्हारा ये आवेश क्या है, एक प्लस क्यू आवेश। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस क्यू आवेश है और इसमें इसने लंबवत प्रवेश किया, इसका मतलब ये कि ऐसे प्रवेश किया है, ऐसे प्रवेश किया है, यानी ऐसे चल रहा है v वेग से, v वेग से क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है ना, इस प्रकार से यहां से आया ऐसे करके प्रवेश कर रहा है, इस v वेग से गति कर रहा है। ठीक है नहीं। अब देखिए, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। डेरिवेशन में करवा दिया है चुंबकीय बल वाला, कि जब एक आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर कितना बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो वही जब आवेश जिसमें गति कर रहा है तो उसमें एक बल भी तो लगेगा, चुंबकीय बल। तो वो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या है, चुंबकीय बल का फॉर्मूला है F बराबर होता है क्यू वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय बल का। अब देखिए, लंबवत प्रवेश कर रहा है हमारा ये आवेश, कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा क्यू वी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और यानी कि जो जैसी डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए इस वेग की और इस चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन देखेंगे तो लंबवत हो जाएगी। कैसे, अब इसमें आवेश देखिए, अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पे आप निकालते हो तो ये कितना हो गया, पहले समझिए, ये हो जाएगा आपका F बराबर हो जाएगा क्यू वी, ये हो जाएगा, है ना, लंबवत है तब, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 होता है। क्लियर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इस वाले को देखें, तो इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, सदिश फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको, तो सदिश फॉर्म में इसको हम लिखते हैं F वेक्टर बराबर होता है Q पुष्टक के अंदर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, यानी कि जब इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, सदिश फॉर्म में लिखते हैं, तब इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर। अब देखिए, हमें यहाँ बल की डायरेक्शन निकालनी है। किसकी डायरेक्शन निकालनी है, बल की, कि इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र जो बल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है नहीं। तो क्या करना है, ये आपको V जो दिखाई दे रहा है इस तरफ करनी है, आपको उंगलियां करनी है और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आपको घुमाना है। यहाँ देखिए, ये V दिया है तो इस क्रॉस लगा है और B वेक्टर लगा है, तो बेग की तरफ करनी है उंगलियां, जिस डायरेक्शन में आवेश का गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मतलब उंगलियां घुमाना है आपको। ठीक है नहीं, सीधे हाथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका आवेश है, तो ऐसे करके जा रहा है हमारा क्या आवेश, तो मैंने ऐसे करके उंगलियां कर दी। अब मुझे घुमाना क्या दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करके आवेश जा रहा है और इस प्रकार से उंगलियां घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, यानी अंदर की तरफ है, तो अंदर तरफ उंगलियां घूमेगी, तो नीचे की तरफ आप अंगूठा दिखाई दे रहा है, ये अंगूठा आपको बल की डायरेक्शन बताएगा। तो भैया यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल होगा आपका नीचे की तरफ, यहां पर। ठीक है, समझ के बनाते हैं अच्छी तरह से, इससे बनाते हैं। तो ये नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, बल लगेगा, इसे हम कहेंगे यहाँ पर F, यानी F चुंबकीय बल लग रहा है यहाँ पर तुम्हारा, FB हम कह सकते हैं इसको, FB। ठीक है नहीं, नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर, इतना क्लियर। अब चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरी पोजीशन की। अगर मान लेते हैं कि आपका आवेश यहां पर आ गया है, यहां पर, अब यहां पर आ जाता है तुम्हारा आवेश, तो अब देखिए ये ऐसे गति करेगा V वेग से, ऐसे गति करेगा V वेग से। क्लियर, थीटा बन गया, V वेग से ऐसे गति करेगा। यहां पर आपका आवेश है, ये प्लस Q आवेश है आपका यहां पर। अब देखिए, अब करना क्या है, यहां पर ही बल की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकल के आएगा बल, देखिए उंगलियां आपको कर देनी है बेग की डायरेक्शन में ऐसे, और अंदर की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा ऐसे आएगा, तो इसका मतलब यह है कि बल इस प्रकार से आएगा, इस पे ऐसे। क्लियर, इस वाले क्रॉस को यहां से हटा ही देते हैं, इस प्रकार से इस पर बल लगेगा FB। क्लियर स्टूडेंट, इस पर बल लगेगा ऐसे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप मान लीजिए आपका आवेश यहां पर आ गया, ये आ गया आवेश। अब ये आवेश आपका इस पोजीशन पे है, यहां पर प्लस Q आवेश है,
और ये ऐसे गति कर रहा है लंबवत, हमें क्या करना है, लंबवत गति कराना है v वेग से, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पे बल निकालेंगे तो हमें करना क्या है, वेग की डायरेक्शन कर दीजिए उंगलियां, या इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, वेग की डायरेक्शन कर दीजिए उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र घुमाइए तो ऐसे अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो अंदर घूमेगी तो ऊपर की तरफ आएगा बल, तो यानी कि इस प्रकार से इस पे जो बल आएगा ऐसे जो हो जाएगा एफ बी। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। अब चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब मान लीजिए आपका आवेश यहां पर आ गया, ये आ गया, क्लियर। तो ये तुम्हारा प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है नहीं। अब आपका आवेश v वेग से गति कर रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे गति कर रहा है। अब देखिए ये आवेश जब ऐसे गति कर रहा है तो बल कैसे आएगा, ऐसे करिए उंगलियों को और अंदर तक घुमाइए, अंगूठा आपको बल की डायरेक्शन बताएगा, तो यहां पर बल आएगा ऐसे इधर की डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा एफ बी। अब आप यहां पर देखें तो हर एक पोजीशन में आपको बल किधर लग रहा है, इधर की साइड, इसका भी इधर, इसका भी इधर, यानी एक केंद्र बन रहा है। तो केंद्र तो एक वृत्त का होता है ना, होता है एक वृत्त का ही होता है केंद्र। अगर इसकी हम क्या करें, पोजीशन को देखें, देखिए एकदम हम यहाँ पर लेके आए, ये कभी यहाँ पे भी होगा, अब इस बल के कारण थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर और आएगा, तब यहाँ पर आ पाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर और जाएगा नीचे, फिर और जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे, मतलब ये यहाँ हमने ये इसको 4 पोजीशन ली है, और भी इसके अंदर पोजीशन होंगी, अनंत पोजीशन होंगी, ठीक है नहीं। यहाँ आवेश आएगा उस पर के बल लगेगा, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ आवेश होगा तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या होगा, बल होगा, नीचे की तरफ होगा, क्लियर। तो चलिए अब देख करना क्या है आपको, इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसको इससे मिलाइए, ऐसे ऐसा करके इसको आपको मिलाना है। तो ये वृत्ताकार पथी पर क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। यानी कि जब एक आवेश, तो कह सकते हैं जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। क्यों करता है भैया, क्योंकि इस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, ये चुंबकीय बल लगता है, ये चुंबकीय बल केंद्र की तरफ एक बल और उत्पन्न कर देता है। अब देखिए कोई वस्तु जब एक केंद्र की तरफ घूमेगी तो केंद्र की तरफ अगर मान लो केंद्र की तरफ बल लगेगा तो ये बल यहाँ पर एक बल उत्पन्न कर देगा, वो होगा आपका अवकेंद्रीय बल, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अवकेंद्रीय बल जब उत्पन्न होगा वो इसके कारण होगा, यानी कि चुंबकीय बल के कारण। तो ये चुंबकीय बल है आपका, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय बल, क्लियर। ये यहाँ पर चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय अवकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। तो इतना आपको समझ में आया कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, यानी एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, ठीक है नहीं। वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए अवकेंद्रीय बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है नहीं, इसके द्वारा होता है, क्योंकि जब ये बल उत्पन्न करता है चुंबकीय बल, वो अवकेंद्रीय बल, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अब आपको लिखना कैसे, पहले आप समझ लीजिए, ये अभी नहीं लिखना है, आपको लिखना है पहले तो हेडिंग इस प्रकार से रहेगी। आपको लिखना है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है, वो क्या लिखना है, आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल, तो आपको ये लिखना है। अब ये बल आपको लगाना है, तो चुंबकीय बल ये हो गया, आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल ये हो गया। अब नीचे आइए, अब नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको फिर से क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है कि माना m द्रव्यमान का आवेशित कण v वेग से r त्रिज्या के, मतलब देखिए ये वृत्त है आपका यहाँ पर, है ना, ये वृत्त बन गया, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी यहाँ से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है इस वाले की वो कितनी है, यहाँ से वो r है, कितनी है भैया, r है, ठीक है नहीं। आपको लिखना है कि माना m द्रव्यमान का आवेशित कण v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अवकेंद्रीय
बल कहते हैं। देखिए जब कोई आवेशित कण, कोई भी चीज सही, अगर कोई वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसका एक बल कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, तभी घूम पाती है। अब ये आवेशित कण घूम रहा है तो इस पर एक बल लग रहा होगा केंद्र की तरफ, इसके द्वारा यहाँ पर एक बल लग रहा होगा, केंद्र की तरफ लग रहा होगा, जिसे हम कहते हैं अवकेंद्रीय बल। ठीक है नहीं, तो जो मैंने बोला है उसे आपको लिख लेना है। तो अवकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, तो ये अवकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला भैया, अवकेंद्रीय बल का, ये चुंबकीय बल का है। अच्छा एक बात और आती है कि ये अवकेंद्रीय बल किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, तो ये अवकेंद्रीय बल इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया गया। चुंबकीय क्षेत्र ने इस पर बल लगाया, और जब इस पर बल लगाया चुंबकीय क्षेत्र ने वो कहां लगाया, केंद्र की तरफ। तो समझिए ना, ये केंद्र की तरफ लग रहा है और केंद्र की तरफ ही अवकेंद्रीय बल लग रहा है, तो दोनों ही बल बराबर हो गए। तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप नीचे लिखना है कि अवकेंद्रीय बल, यह है अवकेंद्रीय बल, हम लिखेंगे यह है अवकेंद्रीय बल, यहां पर लिखेंगे यह है अवकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान होता है। किसके द्वारा प्रदान होता है, चुंबकीय बल द्वारा प्रदान होता है। तब तब हम कह सकते हैं क्या, अवकेंद्रीय बल जो होगा, अवकेंद्रीय बल बराबर होता है चुंबकीय बल के, चुंबकीय बल। ठीक है नहीं, क्लियर स्टूडेंट। तो यानी कि अवकेंद्रीय बल जो है वो चुंबकीय बल द्वारा क्या होता है, बराबर होता है, यानी चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए यानी कि जो आवेशित कण द्वारा जो केंद्र की तरफ बल लग रहा है अवकेंद्रीय बल, वो चुंबकीय बल द्वारा प्रदान है, तो इसलिए ये चुंबकीय बल जो है वो अवकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, समझिए यहाँ पर कि जो एफ सी जो है, एफ सी एफ बी के बराबर हो जाएगा, एफ बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, ये वाला। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे करेंगे, क्या करना है, हमें यहाँ पर v का मान निकालना है, केवल v का मान, और बाकी सबको हम क्या करना है, एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं पर केवल v निकालना है। तो चलिए आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं इसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और बराबर होता है आपका क्यू वी बी। यहाँ पर केवल हमें v निकालना है, तो v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले आप एक काम कीजिए, आप गुणा कीजिए पहले इसमें क्यू वी, और इसमें हमने r से गुणा कर दिया, इस वाले से, इसका बट्टे वन मान के, ठीक है ना, क्रॉस गुणा कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर v है तो एक v इसमें से कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा, क्यू बी आर बराबर एम वी हो जाएगा। अगर यहाँ से v निकालोगे तो आएगा क्यू बी आर अपॉन एम, ये निकल के आएगा। तो v बराबर फॉर्मूला आपका निकल के आया है, ये वेग का फॉर्मूला आपका निकल के आया है, v बराबर क्यू बी आर बटे एम, क्यू बी आर बटे एम। तो ये आपका यहाँ पर हो गया समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण फर्स्ट हम मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या देखिए यहीं से निकाल लीजिए, आर निकालोगे तो ये बट्टे में बन जाएगा। यदि त्रिज्या आपको निकालना होगा, त्रिज्या के लिए, किसके लिए, त्रिज्या के लिए, तो यहां लिख देंगे त्रिज्या, त्रिज्या के लिए। अगर त्रिज्या के लिए हम यहां पर बात करें तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी वट्टे में हो जाएगा क्यू बी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये समीकरण सेकंड मान लेंगे। देखिए हम इनको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला निकालें। अगर आपको वेग निकालना होगा ना तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, वेग निकालेंगे। त्रिज्या के लिए आपको इसको याद रखना है, त्रिज्या को आपको निकालनी है तो इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको त्रिज्या के लिए। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे हमें निकालना होगा क्या, आवर्तकाल निकालेंगे। अब इतना आपको पता हो गया, वेग निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली, अब हम निकालेंगे आवर्तकाल। तो इसको यहां से हटाते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला को मैं इधर की साइड कहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं v बराबर लिख देते हैं हम यहाँ पर क्यू बी आर वटे एम। एक फॉर्मूला हमने ये लिख दिया यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा फॉर्मूला हम कहाँ लिख देते हैं, दूसरा भी हमारा यहाँ पर लिख देते हैं,
दूसरा हमारा है R बराबर एम वी अपॉन क्यू वी। क्लियर, ये आपको पता होने चाहिए, इन फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर क्यों लिख दिए है, मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिए क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से आवर्तकाल, आवृत्ति वगैरह, गति ऊर्जा वगैरह हम यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर, तो चलिए इसको यहाँ से रफ कीजिए। आपका त्रिज्या का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, वेग का निकालिए, वो वहां लिख दिया, सबको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम आवर्तकाल की। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूं। अब हम बात करेंगे आवर्तकाल की, बात करेंगे तो सबसे पहला हम यहाँ पर जो पॉइंट जो निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोला जाता है इसको, आवर्तकाल को। ठीक है नहीं, आवर्तकाल, आवर्तकाल है क्या चीज है, ये समय की बात कर रहे हैं। तो देखो कोई भी अब ये कण है, ये कण अगर यहां से चलना प्रारंभ होगा, चल करके पूरा चक्कर लगा के यहां आएगा, तो इस पूरे चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे कहेंगे आवर्तकाल। क्या कहेंगे उसे हम, आवर्तकाल कहेंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, किसी कण द्वारा एक वृत्ताकार चक्र लगाने में, वृत्त का एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, क्लियर, यही होगी इसकी क्या परिभाषा आवर्तकाल की, किसी कण द्वारा या किसी वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में, किसी वृत्त का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगने वाले समय को ही आवर्तकाल कहा जाता है। तो आपको यहां पर लिखना है, चार बराबर होता है दूरी बटे समय, चार क्या होता है, दूरी बटे समय। क्लियर, दूरी बटे समय होता है, और समय हमें यहां पर निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी क्या होगी, यहां पर हमें फॉर्मूला पता था, चार दूरी बटे समय होता है, तो यहां समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब देखिए दूरी क्या होगी, अब एक वृत्त पर कोई त्रिज्या का ही वृत्त है, इसमें कोई v वेग से कोई कण चल रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है, तो एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो उसकी क्या होगी, परिधि, इस पूरे वृत्त की, वृत्ताकार पथ की परिधि ली जाएगी, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। समय को हम t से दिखाएंगे, t कैपिटल T, आवर्तकाल को। दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr, ये हो जाएगी, वटे चाल कितनी हो जाएगी, v वेग से गति कर रहा है भैया, तो v। क्लियर, अब देखिए v जो है हम यहाँ पर रख देंगे, ये समीकरण फर्स्ट से रखा है हमने, ये समीकरण फर्स्ट था, वो समीकरण सेकंड था, तो समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2πr, वट्टे में v की जगह पे आप रखोगे qvr, वट्टे में हो जाएगा आपका m ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr m, वट्टे में हो जाएगा qvr। अब कि r से भैया r कट जाएगा, जब r से r कट गया तो आया 2πm अपॉन में हो जाएगा qv। क्लियर, तो ये आपका निकला है टाइम पीरियड t बराबर आपका हो गया 2πm अपॉन में हो जाएगा qv। ठीक है नहीं, ये आपका आवर्तकाल निकल के आया है, आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया समय बराबर, ठीक है नहीं, 2πm अपॉन qv। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आवर्तकाल निकल करके आता है। क्लियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, ये टाइम जो है वो समय जो है वो यानी कण के वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर वेग पर डिपेंड करता तो यहाँ वेग होता, वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं, तो qv। क्लियर, तो ये आपका निकल के आया आवर्तकाल का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे आवृत्ति की बात करेंगे। देखिए चलिए इसे नोट कीजिए, अगला पॉइंट हम निकालेंगे आवृत्ति। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति हम यहाँ पर निकालेंगे यानी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकाली जाएगी, आवृत्ति होती क्या चीज है समझिए पहले। आवृत्ति यानी कि होता है एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में जितने चक्कर आपका कण लगाएगा इस पूरे वृत्त के, एक सेकंड में मान लीजिए 10 चक्कर लगा दिए तो वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी, है ना। तो यहां से एक चक्कर लगाएगा तो वो लगता है समय, तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। अब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो उसकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा किसी कण द्वारा एक सेकंड में
लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आप समझ लीजिए, टी समय में आपका कोई कण जो है वो कितने चक्कर लगाता है, 1 चक्कर लगाता है ना। तो एकांक समय में कितने, मतलब एकांक समय में 1 सेकंड है ना, एकांक समय में कितना लगाएगा, एकांक समय की अगर हम बात करेंगे, एकांक समय की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 1/t, और इसी को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। या ऐसे एन से दिखाइए या एफ से दिखाइए, मैं ऐसे एफ से दिखाता हूं, 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए। अब टी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ लिया था, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, आवर्तकाल का फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा एफ बराबर 1/t का मान हमने पढ़ लिया था 2πm/QB। इसको पलट देंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा भैया, QB अपॉन हो जाएगा 2πm। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका निकल के आया है ये वाला। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया उसको तो नोट करते चलना है। जो बोल रहा हूं मैं थ्योरी यहाँ पर बोल रहा हूं, उस थ्योरी को आप लिखते जाना है। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। टी बराबर टी समय में 1 चक्कर लगता है तो एकांक समय में 1/t है ना। तो एफ, इसी को कहेंगे एफ बराबर 1/t, या एन से लिखिए या टी से लिखिए, एफ से लिखिए, तो 1/t हो गया। तो इसमें टी का मान हम जानते हैं क्या होता है, अभी हमने निकाला था आवर्तकाल का फॉर्मूला है नहीं, तो वही यहाँ पर लगा देना है तो हो जाएगा, पलट देंगे इसको, ठीक है नहीं, तो यह QB/2πm। तो ये आपकी आवृत्ति निकल के आती है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट बात करते हैं आगे की तरफ, हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। क्योंकि जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है और गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी ना, तो हम गतिज ऊर्जा की यहाँ पे बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की अब हम बात करेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। क्योंकि अगर ये आवेशित कण है, v वेग से चल रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, तब इसमें गतिज ऊर्जा तो होगी क्योंकि गति से चल रहा है। और गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के गति करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता या गति की अवस्था को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो उसकी जो अवस्था होती है उस अवस्था में उपस्थित जो ऊर्जा है वही क्या है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है नहीं, v स्क्वायर। अब v का मान ये दिया है, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1/2 और m हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका दिया है QB R/T में m, और इसका वर्ग करना पड़ेगा। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से समीकरण फर्स्ट से रख दिया है तो हो जाएगा K बराबर 1/2, यहाँ m रहेगा इनटू ऊपर वाले का अलग वर्ग होगा QB R का वर्ग और बट्टे में m का वर्ग। यहाँ से एक m कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा QB R का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में आपका m रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो आपका देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, ये केवल गतिज ऊर्जा के लिए है। अगर आगे थोड़ा सा और करना है, अगर R निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। एक काम कीजिए, 2 और m एक साथ लीजिए और इसके साथ गुणा कर दीजिए तो कितना, थोड़ा सा आगे और करते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2km हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, QB R का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए उसके से यहाँ पे क्या रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2km और बराबर हो जाएगा QB R। R को अगर तुम्हें निकालना होगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा रूट के अंदर आपका रहेगा 2km और इसके बट्टे में यह रहेगा QB। क्लियर, तो R का फॉर्मूला आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये निकल के आया है। क्लियर, तो इसको याद रखना है। ये थे आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने निकाले कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कैसे गति करता है कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका एक अवकेंद्री बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक चुंबकीय बल भी लगेगा। ये दोनों बल बराबर होते हैं, एक दूसरे को बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स वगैरह निकाले थे, ठीक है नहीं। तो हमने पहला पॉइंट निकाला आवर्तकाल, फिर निकाला हमने आवृत्ति, फिर हमने गतिज ऊर्जा निकाली इसकी, क्योंकि आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी। क्लियर, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये अगर थोड़ा सा आगे और सूत्र है यहाँ पे, R का फॉर्मूला ये भी हो गया तो आप वो भी दे सकते हैं, R का ही फॉर्मूला है
ये केवल गतिज ऊर्जा के संबंध में आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा दी गई है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका से बताया है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये हमने पहला केस लिया था कि जब लंबवत प्रवेश करता है। अगले वाले केस में हम दूसरा जो इसका जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है नहीं? जब आवेश कैसे प्रवेश करे, यानी कि एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, तब हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 90। लेक्चर नंबर कौन सा है? 90 है, यानी कि 90वां लेक्चर नंबर है आपका। ठीक है नहीं? 89वां हमने देख लिया है, अब ये 90 लेक्चर नंबर है, इसको हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने पहले बताया था कि इसकी कई कंडीशन होती हैं जब आवेश प्रवेश करता है। तो हमने पहले बताया था कि समांतर प्रवेश करता है। तो दूसरी जो इसकी कंडीशन है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन कौन सी है? जब समांतर प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? समांतर। समांतर। ठीक है नहीं? अब जब आवेश समांतर प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कहने का मतलब यह समझिए, देखिए ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जब एक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो किस प्रकार से होता है, देखिए जैसे समझ लीजिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो समझ लीजिए, केवल ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। इसमें अगर कोई एक आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है नहीं, ये आवेश इस प्रकार से गति कर रहा है, ऐसे भी वेग से। ठीक है, यहाँ एक आवेश रखा हुआ है ये, तो आपको खुद यहाँ पर लग रहा होगा। देखिए चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय बल का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है आपका QVB sin थीटा। ठीक है ना? ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ थीटा क्या है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे आपका आवेश चल रहा है, तो यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा FB जो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? QVB sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 का मान होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर? अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है इसके प्रति समांतर, अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश आपका प्रति समांतर हो, ऐसे हो, तो ऐसे गति करे तो क्या होगा भैया? अगर ऐसे गति करेगा फिर भी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लगाएंगे 180 मिलेगा। कौन? कितना मिलेगा? 180। QVB साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री। तो FB बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 का मान भी 0 होता है। साइन 180 मान भी क्या होता है? 0। इसका मतलब यह है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है, बस इतना ही औचित्य होता है इसका। क्लियर? देखिए आपको लिखना किस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट है कि जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, ठीक है नहीं, तब तो अब आपको नीचे लिखना है कि जब आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, यानी कि v वेग से गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाता है। जैसा कि आपको नीचे दिया गया है, इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे और ऐसे लिख दिया जाएगा। क्लियर? ये तो इतना ही था। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो दूसरी कंडीशन थी, अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। हमने तो पहली कंडीशन में देखा था कि जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है ना, और दूसरा हमने देख लिया समांतर प्रवेश करता है, यानी उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए ऐसे नहीं हमें ले जाना है। अब कैसे ले जाना है? अब जो आवेश है उसे हम थीटा कोण पर ले जाएंगे। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम चलते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हम तीसरे की, यानी कि इसका तीसरा केस क्या होगा, समझिए। तीसरे केस की बात करेंगे। अब आवेश कैसे प्रवेश करता है? जब आवेश थीटा कोण पर प्रवेश करता है। किस पर प्रवेश करे? थीटा कोण पर। तो आपको लिखना है कि जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? थीटा कोण पर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, थीटा कोण पर किस प्रकार से कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, थीटा कोण। ठीक है नहीं? जब थीटा कोण से प्रवेश करता है तो किस प्रकार से कंडीशन बनती है, आप यहां पर देखिए। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये भैया एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका V। क्लियर? इसमें आवेश आपका इस प्रकार से गति करता है, ऐसे, ये V वेग से आपका आवेश यहां से
गति कर रहा है, ये प्लस क्यू आवेश है। क्लियर? ये प्लस क्यू आवेश यहाँ v वेग से गति कर रहा है, कितने कोण से? यहां से अगर देखेंगे तो थीटा कोण से गति कर रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जब एक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आवेश को हम ले जा रहे हैं थीटा कोण पर। कैसे ले जा रहे हैं? थीटा कोण पर। क्लियर? अब देखिए थीटा कोण पर चलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये किस प्रकार से गति करेगा वो पहले यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता क्या है, इससे देखिए ये वेग ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो हमें क्या करना होगा, इस वेग के घटक करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये कि आवेश थीटा कोण पर चल बेशक रहा है, परंतु हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसके घटक करेंगे। ठीक है? तो इसके हम घटक दो तरीके से कर सकते हैं, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक, यानी कि वेग के घटक कर रहे हैं। तो वेग के घटक करेंगे तो एक हो जाएगा भैया लंबवत घटक, ये लंबवत घटक हो गया इसका। ठीक है नहीं? और ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक, यानी इसी में। ठीक है नहीं? क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो ये लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जब हम थीटा की तरफ आते हैं, ऐसे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो आएगा अपना भैया v cos थीटा। क्या आएगा? v cos थीटा। इसके विपरीत जाएंगे तो आएगा आपका v sin थीटा। क्या आएगा? v sin थीटा। तो ये लंबवत घटक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकते हैं भैया v लंबवत, आपका दिया है ये हो गया। और ये वाला लिख सकते हैं भैया हम इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर v समांतर लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर? v समांतर ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए ये लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक है, इसमें ये दो प्रकार का जो वेग है ना, ये आवेश को किस प्रकार से ले जाएगा, ये वाला घटक जो है आपको लंबवत गति कराएगा, ऐसे गोल गोल घुमाएगा, और ये वाला जो घटक है इसको आगे की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आवेश जो गति करेगा वो किस प्रकार से करेगा, कुछ इस प्रकार से करेगा, यानी कि ऐसे करके गति करते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसे, यानी वृत्ताकार घूमेगा ऐसे, है ना, इस प्रकार से घूमेगा। यहाँ पर ये वृत्ताकार इसमें गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे ऐसे करके इसमें ये गति करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं इस प्रकार से गति करेगा। इस प्रकार से गति करते हुए ये आवेशित कण जो है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ऐसे गति करते हुए आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ऐसे गति करेगा, है ना, इस प्रकार से गति करते हुए आगे भी बढ़ेगा। यहाँ पर यहां से लंबवत घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपका विवेक से आगे की तरफ भी बढ़ेगा, ऐसे भी जाएगा, तो यहाँ पर ये कण आगे की तरफ प्रवेश करेगा, लंबवत भी घूमेगा और क्षैतिज चलेगा। तो ये गति किस प्रकार की है, इसे कहते हैं हम हेलिकल मोशन, यानी कि कुंडलीन गति, कुंडलीन गति। ठीक है नहीं? हेलिकल मोशन इसे बोला जाता है। इस वाली गति को जब ऐसे देखिए वृत्ताकार भी घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कुंडलीन गति, यानी हेलिकल मोशन कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए आपको थोड़ा सा थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में जो लिखना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? आपको पहले तो हेडिंग लगानी है कि जब आवेश थीटा कोण पर, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब। ठीक है नहीं? तो फिर उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, जब कोई आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से गति करता है, तो ये दो प्रकार से गति करता है, एक वृत्ताकार गति तथा एक संरेखीय गति। तो इस प्रकार की गति को कुंडलीन गति कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुंडलीन गति कहते हैं। क्लियर? बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गणितीय गणना करनी है। यहाँ पर क्या करनी है भैया, गणितीय गणना। हम गणितीय गणना यहाँ पर करेंगे थोड़ी सी, यानी कि फॉर्मूला वगैरह देखेंगे कि यानी कि इसकी पिच वगैरह और यानी कि इसके फॉर्मूला वेग वगैरह का फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर देखेंगे, गतिज ऊर्जा वगैरह का, आवृत्ति वगैरह, आवर्तकाल वगैरह, इनके फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? तो इसका हम यहाँ पर गणितीय विश्लेषण अब यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है? बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। आवृत्ति किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से करता है तो उसकी आवृत्ति कैसे निकालते हैं और उसका आवर्त काल क्या होता है,
देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। तो आगे हमें लिखना है कि माना एक प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से गति करता है, तो इसकी दो प्रकार से गति होती है। किस प्रकार से होती है? दो प्रकार से गति होती है। तब वेग के घटक करने पर, क्या करने पर? वेग के घटक करने पर। तो यहाँ वेग के हम घटक करेंगे भैया, वेग यानी वेग के v के या v के घटक करने पर, जब घटक करेंगे तो हमें यहाँ पर दो घटक प्राप्त होते हैं। एक हमारा होता है लंबवत घटक, एक हमारा कौन सा होता है? लंबवत घटक, जिसे हम कहते हैं v लंबवत, यानी कि ये होता है आपका v साइन थीटा। और दूसरा होता है v समांतर घटक, v समांतर, v कॉस थीटा। ये दो प्रकार के घटक होते हैं v के घटक करने पर। यानी हमने इसके v के घटक किए पहले, तो क्योंकि ये वेग से चल रहा है यहाँ पर, तो इसके हम क्या करेंगे? घटक करने पर। ठीक है नहीं, मैंने बताया कि जब कोई आवेश प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से गति करता है, तो इसकी दो प्रकार से गति होती है। इन दोनों प्रकार के जो इस गति होती है, तो इस वेग के घटक करने पर क्या करेंगे? घटक। तो वेग के घटक करने पर तो हमें घटक प्राप्त होते हैं लंबवत घटक। ये होता है इसका लंबवत घटक, लंबवत घटक। ठीक है नहीं, ये लंबवत घटक है आपका। और ये होता है आपका क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्षैतिज घटक है। तो अब यहां पर आपको देखो करना कुछ नहीं, जो डायरेक्शन आपने पहले किया ना, सेम वैसे करना है। यहां पर जब क्षैतिज की बात चलेगी तो ये वाला लेना है हमें वेग, और जब हमें वृत्ताकार पर स्थिति पर हमें कुछ मतलब डेरिवेशन करना होगा ना, वृत्ताकार कुंडली पर ही, मतलब वृत्ताकार चक्कर पर, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हम वृत्ताकार वाले भाग पर ही हम निकालेंगे, यानी कि आवर्त मतलब आवर्तकाल क्या है इसकी, आवृत्ति क्या है उसकी, वो जो निकालेंगे, तो हमको इस वाले वेग को लेना है, लंबवत वाले को। केवल v लंबवत लेना है, v sin थीटा होता है। यहाँ पर हम v लंबवत लेंगे ना यहाँ पर, तो उसका मतलब ये है v sin थीटा वहां पर लिखा हुआ है, क्लियर। और यहाँ पर हम v समांतर लेंगे, इसका मतलब v cos थीटा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इन दोनों घटकों के कारण क्या होता है कि ये आवेश जो है क्या करता है? कुंडलिनी गति करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों घटकों के कारण, इन दोनों घटकों के कारण आवेशित कण कुंडलन गति करता है, कुंडलिन गति करता है। क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। इन दोनों घटकों के कारण क्या करता है? आवेश जो होता है कुंडलिन गति करते हुए आगे की तरफ चलता है। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि जब एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर बल। तो इस पर जो बल होगा वो होगा F, चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं, F बराबर होता है Q V साइन थीटा। क्लियर, ये होता है QVV साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट, QVV साइन थीटा। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है V साइन थीटा, यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने पहले बताया था, जहां V साइन थीटा होगा वहां पर V लंबवत लिया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहां पर होगा इसका FV बराबर होगा QV लंबवत लिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको V लिया जाएगा। तो इस प्रकार से लेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही लेना है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है। ये आपका चुंबकीय बल निकल के आया है। अब देखिए चुंबकीय बल जो निकले एफ बी बराबर क्यू वी लंबवत और वी, ये निकल के आया आपका, क्योंकि ये लंबवत प्रवेश कर रहा है इसमें, ऐसे चल रहा है ऐसे, यानी कि
इस प्रकार से गति कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये कुंडलिनी गति यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस पर चुंबकीय बल द्वारा बल लग रहा है इतना, ये हो गया। अब जब देखिए जब ये ऐसे गति करेगा वृत्ताकार, तो इसके केंद्र की तरफ एक बल भी लगेगा जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? ये चुंबकीय बल ही क्या करता है, केंद्र की तरफ एक अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, इधर देखते हैं, ठीक है नहीं, समझिए। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा ना चुंबकीय बल, यह चुंबकीय बल हम यहां लिख सकते हैं, यह है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल आवेशित आवेशित कण पर, यह चुंबकीय बल आवेशित कण पर एक केंद्र की ओर बल उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है। यह जो चुंबकीय बल जो है, ये वाला चुंबकीय बल इस आवेश पर, क्योंकि देखिए ऐसे घूम रहा है, वृत्ताकार घूम रहा है, तो केंद्र तरफ एक बल लगेगा, है ना। यानी समझिए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, तो आवेश पहले आपको ऐसे था, तो ऐसे करके अब यहां से ऐसे कर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे की बढ़ेगा, ऐसे होकर ठीक है ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो इसका केंद्र तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यह चुंबकीय बल जो है ना, यह चुंबकीय बल आवेशित कण पर एक केंद्र की ओर बल उत्पन्न करता है। तो उस बल का मान कितना होता है, एफसी से बोलते हैं अपकेंद्रीय बल को, वो होता है एमवी स्क्वायर, और ये लंबवत होगा, कैसा होगा, लंबवत, क्योंकि बात चल रही है अभी लंबवत की बात चल रही है, क्योंकि ये वाले घटक की बात चल रही है। तो एम बी लंबवत स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है, क्लियर। अब बात ये आती है कि ये बल इनके इसके द्वारा उत्पन्न है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बल और ये वाले बल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसके द्वारा प्रदान है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः जो यहां पर जो आपको एफ सी दिखाई दे रहा है ना, वो एफ वी के बराबर होगा। तो यहां हो जाएगा एम वी स्क्वायर लंबवत और वट्टे में हो जाएगा आर, बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका एफ बी का मान कितना है, ये वाला है, तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा क्यू वी लंबवत और बी, क्लियर, इतना हो जाएगा। आप देखिए यहां से एक वी कट जाएगा, ये वाला कट गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एम वी लंबवत, केवल एक बचा, अपॉन में आर, बराबर बचेगा क्यू बी। सेम डायरेक्शन उसी की तरह है, केवल बस यहाँ वी लंबवत हो जाएगा। अब यहाँ से वी निकालोगे तो आर इसमें गुणाम हो जाएगा, एम भट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी लंबवत बराबर हो जाएगा आपका क्यू बी आर बटे एम। तो आपका आप यहां देख सकते हैं वेग निकल के आया है ये वाला, यानी जब ऐसे गति कर रहा है वृत्ताकार, है ना, तब के लिए। ये लंबवत वाले घटक का हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये वाला कहां लोगे, तो ये जब लेंगे हम जब पिच निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, पिच यानी कि दूरी। यहां से घूम करके जब ये यहां तक आया, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं, ठीक है ना, तो वो हम निकालेंगे। तो इतना आपका निकल के आया। अगर यहाँ त्रिज्या आप निकालोगे, त्रिज्या तो कैसे निकल के आएगी, त्रिज्या के लिए देखिए यहीं से निकाल लीजिए, आर निकालोगे तो एम बी बट्टे में आ जाएगा केवल, तो मैं यहां लिख देता हूं, त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखिए एम वी क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें होना होगा, है ना, बट्टे वन लगा गए, इसका ऐसे इसका ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हो जाएगा एम वी लंबवत बटे क्यू बी हो जाएगा, क्लियर। ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, त्रिज्या के लिए, क्योंकि इसके बट्टे एक मान लिया, इसका ऐसे सारा गुणाम हो गया, इसके ऐसे, तो क्यू बी को बट्टे में ले जाए इसके, तो ये निकल के आएगा, है ना, ये निकला है त्रिज्या के लिए, ये निकल के आया है, इसको याद रखना है, त्रिज्या के लिए ये है और वी का ये है, क्लियर। ये वाले मान हमको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब आगे हम बात करेंगे आवर्तकाल की, यानी ऐसे घूमेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, फिर आवृत्ति क्या होगी, उसके बाद हम पिच वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया। चलिए
आगे देखिए, अब देखो हम करेंगे क्या, पहले समझ लीजिए एक बार और, मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूं समझा देता हूं कि एक आवेश है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर विवेक से गति कर रहा है, ठीक है नहीं। जब गति कर रहा है तो इसके वेग को समझना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे गति कर रहा है भैया, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इस वेग के घटक कर देंगे। तो हमें गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर, तो v के घटक करने पर, यानी कब, जब आवेश एक प्लस क्यू थीटा कोण पर v वेग से गति करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तब वेग के घटक करने पर, वेग v के घटक करने पर, तो दो प्रकार से घटक प्राप्त होते हैं, एक लंबवत और एक क्षैतिज। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है घटक करना। अगर ऐसे है तो इसका एक लंबवत घटक हो सकता है, एक क्षैतिज घटक हो सकता है। अगर हम थीटा की तरफ जाते हैं तो आता है हमारा v cos थीटा, और जिसको हम कहते हैं समांतर घटक, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक बोलते हैं इसलिए समांतर बोल दिया इसको, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो गया है। और ऐसे अगर ऊपर लिया जाएगा तो वो लंबवत घटक हो जाता है, इसलिए मैंने v लंबवत लिया है, तो v sin थीटा आएगा, विपरीत जाते हैं तो sin थीटा आता है। क्लियर, तो वही हो गया लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। अच्छा चलिए, अब ये घटक हो गया, तो आपको एक चीज और पता है कि ये जो घटक है ना, ये दोनों घटक क्या करते हैं, एक कुंडलिन गति बनाते हैं, यानी कि ऐसे कर घुमाते हैं, इस आवेशित कण को ऐसे घुमाते हुए आगे भी ले जाते हैं ना। क्योंकि ये वाला जो वेग है, ये वाला जो वेग घटक आया है, क्षैतिज आया है, क्षैतिज वाला वेग जो है आपको आगे ले जाएगा और ये वाला आपको गोल गोल घुमाएगा, तो इन गोल गोल घुमाते हुए इसको आगे तरफ ले जाएगा आवेशित कण को। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इन दोनों घटकों के कारण आवेशित कण कुंडलिन गति करता है, ठीक है ना, ऐसे जी मैं बताया, कुंडलिन हेलिकल मोशन बोलते हैं। अच्छा अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर बल, अब देखिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, गति कर रहा है, तो इसमें बल लगेगा चुंबकीय बल, तो वो क्या होगा, एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वी साइन थीटा को दिखाया जाता है, इसका मतलब लंबवत होगा, तो वी साइन थीटा उसकी जगह पे वी लंबवत लिख देंगे, तो क्यू वी लंबवत और बी है ना, ये बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये लंबवत घटक हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर कोई आवेश ऐसे वृत्ताकार घूमता है तो उस पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है, क्या लगता है, बल, जो हमने पार्ट 1 में भी देख लिया था। तो ये जो बल होता है ये उत्पन्न करता है ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इसी की भूमिका होती है, यही तो घुमाता है ऐसे, तो इस कारण से इस पर केंद्र की तरफ एक बल लगा देता है, तो यह चुंबकीय बल आवेशित कण पर एक केंद्र की ओर बल उत्पन्न करता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल, यानी कि एफ सी बराबर एम वी लंबवत उसकी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए अब होता क्या है कि ये बल इसके द्वारा उत्पन्न है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अतः यहाँ पर ये दोनों कैसे इक्वल हो गए। अब यहाँ पर काटपीट कर देंगे, हमें v निकालना है और r निकालना है, तो ये दोनों हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिए हैं। क्लियर, तो यही मुझे समझाना था। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके आवर्तकाल की। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम आवर्तकाल की। पहला जो पॉइंट होगा इसका हमारा, यानी फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं हम आवर्तकाल। क्या निकाल रहे हैं, आवर्तकाल, आवर्तकाल। अच्छा टाइम पीरियड किस प्रकार से निकाला जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। आवर्तकाल का मतलब यह समय, आवर्त मतलब समय, यानी कि अब जो आवेशित कण जो है देखो ऐसे घूम रहा है वृत्ताकार ऐसे, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको, वही उसका आवर्तकाल होता है। किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार पथ का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है नहीं। चलिए आप लिख लेना रुक करके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर होता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है कि परिधि ली जाती है, वृत्ताकार में घूम रहा है ना, तो परिधि ली जाएगी, वो दूरी हो जाएगी 2 पाई आर, त्रिज्या कितनी है उसकी आर, और वटे किस वेग से कर रहा है, लंबवत वाले v sin थीटा वाले, इसका मतलब मैं v लंबवत लूंगा यहाँ, केवल v लंबवत। क्लियर, अब v लंबवत का मान आपने निकाला है, ये निकाला है भैया, तो यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये t बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 2 पाई आर, और वट्टे में कितना हो जाएगा आपका नीचे क्यू बी आर वटे एम। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा है ना, और आर से आर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एम, और वट्टे में हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू बी आर, तो यहाँ से आर कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा टी बराबर 2 पाई एम अपॉन में हो जाएगा क्यू बी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल के आता है, आप देख सकते हैं, ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, आवर्तकाल का सेम फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा अंतर करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे अब आवृत्ति की। किसकी बात करेंगे, आवर्तकाल हो गया हमारा, आवृत्ति की बात करते हैं, आवृत्ति। क्लियर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कोई भी आवेशित कण कितने चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उसकी आवृत्ति। किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति बोला जाता है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 1/t। ठीक है नहीं। अब टी का मान आप जानते हो क्या होता है, टी का मान आपने निकाला है अभी, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, तो 1/2πm और बट्टे में QV। इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो जो हो जाएगा आपको कितना, QV बट्टे में हो जाएगा 2πm। तो ये आपका आवृत्ति का फॉर्मूला निकल के आता है कि QV बट्टे 2πm, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया, m द्रव्यमान होता है, ठीक है, V चुंबकीय क्षेत्र, Q आवेश और ये फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति। क्लियर स्टूडेंट, तो आवृत्ति हो गई यानी एक सेकंड में चक्रों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहा जाता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, पिछले वाले पार्ट में मैंने करवा दिया, बहुत अच्छी तरह समझाया है आवृत्ति को मैंने, ठीक है नहीं। चलिए अब आगे हम एक और पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है कोणीय वेग। कोणीय वेग हम यहाँ पर निकालेंगे, तो चलिए पहले इसको नोट कर दीजिए, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम यहाँ पर कोणीय वेग की बात करेंगे, किसकी, कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कोणीय वेग का फॉर्मूला, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाया था ऐसे, और कोणीय वेग बराबर होता है कि जितने कोण से कोई आवेशित कण घूमता है, तो देखिए कितना घूम गया, पूरा चक्कर घूमेगा तो 2π घूमेगा, है ना, 2π कोण से घूमेगा, कितना समय लगेगा, t समय, आवर्तकाल t लगेगा, और आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो होता है तो W बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है, W नहीं ओमेगा होता है, तो 2π और बट्टे t का मान आपने निकाला है, क्या निकाला ये वाला, तो यह 2πm और बट्टे में आपका QV हो जाएगा, ठीक है नहीं। इस QV को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2πQV और बट्टे में हो जाएगा 2πm। अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां से हटा दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। अब इस पर हो जाएगा ओमेगा बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QB बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, केवल सिंपल क्या हो जाएगा, m। तो ये आपका यहाँ पर कोणीय वेग का फॉर्मूला निकल के आता है। जब आवेश आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर घूमता है, चलता है, तो इस प्रकार से कोणीय वेग निकल के आता है, ओमेगा से दिखाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कोणीय वेग किस प्रकार से निकाला जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो कर लिया स्टूडेंट नोट। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, पिच की बात करेंगे। देखिए पिच होती क्या है, पिच की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि यानी कि ये आवेश देखिए यहां से चलना प्रारंभ किया, ऐसे घूमा, ऐसे घूम करके इस प्रकार से आया और ऐसे करके घूमते घूमते फिर यहाँ आ गया। मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी, यहाँ से घूमते 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 ऐसे आया, फिर से एक पूरा चक्कर कब माना जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से घूमते 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 ऐसे कर घूम करके फिर यहीं आ जाएगा, तो तब मानेंगे एक पूर्ण चक्कर हो गया, है ना। तो एक पूर्ण चक्कर में जितनी दूरी ये तय कर लेता है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ था ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसने तय की, इसे हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं इसको, हम पिच बोलते हैं, ठीक है नहीं, PITCH पिच, PITCH पिच बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने दूरी तय की है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेकर के और इस वाले पॉइंट तक इसने जितनी दूरी तय की है एक पूर्ण चक्कर में, यहाँ तक घूमने में, एक चक्कर घूमने में आगे जितना बढ़ गया, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होते हुए आगे बढ़ गया इतना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हुई ना, एक पूर्ण चक्कर की बात कर रहे हैं, जितनी दूरी हुई ना वही पिच कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। चलिए तो उसको निकालते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पिच की, बात करते हैं पिच, यानी कि PITCH पिच होता क्या है। अगर इसकी परिभाषा आपको लिखें तो लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक पूर्ण चक्कर करने में जितनी दूरी तय करता है, यानी एक पूर्ण चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो उसकी पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी पिच। क्या बोला मैंने, जब कोई आवेशित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिन गति करता है, ऐसे कहेंगे, लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिन गति करता है, तो कुंडलिन गति करते समय एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी को ही पिच कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं।
तो देखिए पिच का यानी कि पी से दिखाएंगे इसको। पिच बराबर क्या होता है, दूरी समय इंटू चाल, चाल इंटू समय, यानी देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा चाल, तो चाल आपका यानी कि वेग, कौन सा वेग, वी समांतर वाला वेग लिया जाएगा, वी समांतर, ठीक है ना, ये वाला। और समय आपका आवर्तकाल टी लिया जाएगा। अब आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो निकल के आएगा, इसको आप यहाँ पर रखिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी कॉस थीटा, क्योंकि इसका होता है वी कॉस थीटा, इंटू टी यानी आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है, तो रख दीजिए यहाँ पर, कितना दिया है 2 पाई एम वटे में आपका क्यू वी, क्या भैया क्यू वी दिया है। क्लियर। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये P बराबर हो जाएगा ये यहाँ पर 2 पाई एम और ये हो जाएगा V cos थीटा वटे में हो जाएगा क्यू बी। क्लियर, इतना हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। आप देखिए ये फॉर्मूला तो आपको निकला है पिच का, इतना आगे थोड़ा सा और करिए। यहाँ पर देखिए ये आर दिया है, तो आर बराबर आपको यहाँ पर दिया, मैं करता हूं, तो आर बराबर आपका दिया है, हम आगे और कर रहे हैं भैया आगे, ठीक है नहीं, आगे थोड़ा सा और करेंगे इसको, एक और फॉर्मूला देखेंगे। तो आर बराबर आपका दिया है एम वी, और वी क्या है आपका, वी लंबवत है, और लंबवत को हम साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा, ऐसे लिखिए। और बट्टे में कितना है, उसके नीचे देखिए क्यू बी दिया है। एक काम कीजिए, साइन को नीचे लेके आइए, तो आर बट्टे यहाँ साइन आ जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ रह गया एम वी और बट्टे में रह गया केवल क्यू वी। आप यहाँ देखिए एम वी बट्टे क्यू वी, एम वी बटे क्यू वी, तो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर बटे साइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर बटे साइन लिख सकते हैं। तो पिच कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाए भैया, अब अगर हम पिच की बात करेंगे तो P बराबर कितना फॉर्मूला होगा, तो यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए V 2 पाई और एम बी बटे क्यू की जगह पर रखेंगे R, और यहाँ पे लिखा है आपका cos थीटा, और वट्टे में आपका रहेगा यहाँ पर साइन थीटा, क्या रहेगा, साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला आपका बन गया, क्या बनेगा, 2 पाई आर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो 2 पाई आर कॉट थीटा ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए P बराबर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर और कॉट थीटा, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको 2 पाई आर और इसको टेन थीटा को मैं 1/10 थीटा कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉट थीटा को 1/10 थीटा। तो आपका इस प्रकार से निकल के आया है पिच का फॉर्मूला टेन थीटा के संबंध में, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से निकला। तो ये होता है आपका पिच का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका डेरिवेशन संपन्न होता है, बहुत सिंपल तरीका से आपको कराया गया है। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।